एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, evaluate the given line integral where curve C is given by upper half of the circle x square plus y square is equal to 1। अब आपके पास कर्व क्या आ रही है, सर्कल है रेडियस 1 का, r इज इक्वल टू 1। आपको पूरा सर्कल नहीं चाहिए, आपको अपर हाफ चाहिए, तो अपर हाफ आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कर्व। ठीक है, अब मैं अपने इस कर्व को देख के डिसाइड करती हूँ कि हमारे पास लिमिट्स क्या होंगी। ऑफ कोर्स आर हमारे पास 1 है और हम यहाँ क्या करेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे r cos t से, y को रिप्लेस करेंगे r sin t से। आपके पास r 1 हो जाएगा, सिंपल cos ऑफ t और sin ऑफ t आ जाएगा। अब t पे लिमिट क्या है, t मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये आ रहा है, तो t पे लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास 0 to पाई, 0 to पाई। मेरे हाथ में इसको करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए मैंने अब स्टार्ट कर लिया, थोड़ा सा मैं इसको आगे फाइंड अप करवा देती हूँ आपको। आपके पास x ऑफ t क्या है, cos ऑफ t, y ऑफ t हमारे पास क्या है, sin ऑफ t। ठीक है, और उसके बाद हमें dx बाई dt चाहिए होता है, वो भी हम यहीं फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस साइन ऑफ t। dy बाई dt भी हमें चाहिए होता है ds के लिए, वो भी यहीं फाइंड आउट कर लेते हैं, cos ऑफ t। ds क्या होता है, इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर होल रेडिकल, ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t। ऑफकोर्स 1 आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास ds जो है वो सिंपली dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अपना लाइन इंटीग्रल यहाँ दोबारा लिखें, 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई ds। इस सारे को ट्रांसफॉर्म करना है इन टर्म्स ऑफ t। 2x की वैल्यू क्या थी, cos t स्क्वायर, y क्या है, sin t मल्टीप्लाई बाय ds, सिंपली हमारे पास dt है, और t पे लिमिट क्या है 0 to पाई। ये एक सिंपल सा आपके पास इंटीग्रल आ गया है। इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करें, 0 to पाई 0 to पाई को छोड़ देते हैं, हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। 2t प्लस कॉस का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ मौजूद है, जस्ट माइनस साइन चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें आप लोग, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस t क्यूब बाई 3। इन दोनों पे लिमिट रिप्लेस कर दें 0 to पाई, लिमिट रिप्लेस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पाई प्लस 2/3। अब सर्कल फॉर्म की कोई भी कर्व आएगी, वो अपर हाफ हो, वो राइट हाफ हो, वो लेफ्ट हाफ हो, और वो सपोज़ अगर मैं कहती कि इसी वाले एग्जांपल में आपके पास लोअर हाफ होता, तो अब आपके पास t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, t इज़ फ्रॉम, अब हमारी चॉइस से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं यूजली इन क्वेश्चंस में पॉजिटिव डायरेक्शन ही ले रही हूँ थीटा की, तो मेरे पास t यहाँ पे क्या है, माइनस पाई, सॉरी पाई, और यहाँ t मेरे पास क्या है 2 पाई, तो t कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, पाई टू 2 पाई वेरी करेगा। हाँ, आप में से कोई अगर इसको इस डायरेक्शन में सपोज करता तो वो 0 to माइनस पाई इसकी लिमिट ले सकता था, बट यू गाइस नीड टू बी केयरफुल, तब आपको थीटा नेगेटिव रखना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज हो तो आपके पास थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाता है क्लॉकवाइज की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रल वेयर C is the line segment from -2 -1 to 1 3। मतलब उसने हमें कर्व के बारे में जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है कि वो कर्व जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, और वो लाइन सेगमेंट आपके पास कब आता है, जब आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रा आवर कर्व। अगर मैं अपनी कर्व को ड्रा करूँ तो -2 -1 यहाँ पे कहीं पे
लोकेट कर रहा होगा और 1 3 यहाँ पे कहीं पे लोकेट कर रहा होगा 2D में। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आएगा। अब आपने इस लाइन सेगमेंट पे अपने इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है, ठीक है। हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे पास जो भी कर्व हो वी वांट टू कन्वर्ट दैट कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो फिलहाल तो हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है, बट वी गाइस शुड रिमेंबर कि बहुत इनिशियल लेक्चर्स में हम लोगों ने लाइंस की या लाइन सेगमेंट्स की पैरामीट्रिक फॉर्म ड्राइव करना सीखा था। तो अगर मेरे पास लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की पैरामीट्रिक फॉर्म हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे? आर ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी आर नॉट प्लस टी आर 1 विथ टी इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1। अब आप क्या करें, यहाँ से अपना पी नॉट और P1 सेलेक्ट करें। मैंने चूँकि ये डायरेक्शन ली है लिहाजा से अब P0 और ये हमारा P1 है। आप डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो, तो ये P0 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा आपके पास। हमारे पास P0 क्या है? -2 -1 और P1 क्या है? 1 3। मुझे पता है P0 को रिप्रेजेंट करने वाला पोजीशन वेक्टर मुझे R0 देता है। सो मैं इसी के कोऑर्डिनेट्स को R0 के कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूँगी। एंड P1 का पोजीशन वेक्टर हमें R1 देता है, दैट इज़ 1 3। R0 को यहाँ रिप्लेस कर दें, R1 को यहाँ रिप्लेस कर दें, 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई करें, टी को मल्टीप्लाई करें, सम अप करें और इन सारी स्टेप्स करने के बाद आपके पास जो R ऑफ टी है वो आ जाएगा -2 + 3t -1 + 4t and this is your x of t, this is y of t। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने इस लाइन सेगमेंट की पैरामीट्रिक फॉर्म फाइंड आउट की और उस पैरामीट्रिक फॉर्म से अपना x of t एंड y of t फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ds के लिए क्या चाहिए? dx/dt। तो आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है? 3 एंड dy/dt आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है? 4। सो ds क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल रेडिकल। तो ये आपको मिल रहा है 5 dt। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम अपने लाइन इंटीग्रल में सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस करते हैं। 2xy ds, t इज़ फ्रॉम 0 to 1। हमने बहुत स्टार्ट में t की लिमिट मेंशन कर दी थी, 0 to 1 t है। 2x हमारे पास क्या है? x की सारी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करें, y की सारी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करें और ds हमारे पास सिंपली क्या आ रहा है? 5 × dt। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें, जो भी टर्म आए उसको इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट में टर्म आती है वो है इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 10 -2 -7t + 12t² dt। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड सा सिंगल इंटीग्रल है। आप इसको इवेल्युएट करें। 10 -2t -7/2t² प्लस 4t³ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। लिमिट रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आएगा -15। -15 इज़ योर आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैंने शुरू में एक बात मेंशन की थी कि लाइन इंटीग्रल जो है मतलब हम एक कर्व के लिए भी ले सकते हैं। जैसे देखो अभी फिलहाल हमारे पास बहुत सिंपल सी लाइन सेगमेंट आ गया था। इससे पहले हम लोगों ने सर्कल्स के लिए भी किया, उससे पहले हम लोगों ने एक कर्व के लिए उसको किया। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें उसने हमें कहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करो और वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि उसने हमें इस तरह की एक पिक्चर दे दी है।
वो हमें इस तरह से एक पिक्चर दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे इसने मेंशन किया है दिस इज़ 1 एंड इट्स ओरिजिन। उसके बाद उसने यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी होगी आपकी बुक में, और इसको मेंशन कर दिया है 1 2, और डायरेक्शन भी उसने इस तरह से इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर दिया है, और कहा है कि ये आपकी कर्व है, मतलब ये वाला सीट हमें चाहिए। अब इस इंटीग्रल को इस कर्व पे इवेल्युएट करें। तो क्लास अब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। नाउ वी डोंट हैव अ सिंगल कर्व, आवर कर्व इज एक्चुअली यूनियन ऑफ 2 कर्व्स। कैसे यूनियन ऑफ 2 कर्व्स हमारे पास आ गया? यहाँ से यहाँ तक एक कर्व है जिसको मैं C1 कहती हूँ, और ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो 1 1 और 1 2 को ज्वाइन करने से मिली, जिसको मैं C2 कहती हूँ। तो अब एक्चुअली जो हमारा कर्व ये C है, ये किसके इक्वल है? C1 कर्व प्लस C2 कर्व के इक्वल है। और इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करने का मकसद ये है कि एक्चुअली पहले मैं C1 पे इसको इंटीग्रेट करूँगी, फिर मैं इसको C2 पे इंटीग्रेट करूँगी, और जो भी दोनों रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को मैं जब सम अप करूँगी तो मेरे पास एक्चुअली ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले मैंने सारी वर्किंग C1 के लिए करनी है, फिर मैंने C2 के लिए करनी है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। पहले हम C1 के लिए वर्किंग करते हैं। लेट्स कंसीडर आवर फर्स्ट कर्व C1। अब C1 आपके पास क्या है? अब पैराबोला फ्रॉम ओरिजिन टू 1, आपके पास क्या है? पैराबोला की फॉर्म आपके पास क्या होती है? y = x², ठीक है। और वो साथ में ये मेंशन भी कर रहा है कि इट्स फ्रॉम 0 0 टू 1 1। हमारा कर्व हमें मिल गया। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम अपने कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आप अपने फर्स्ट मिड के लेक्चर्स देखिएगा, वहाँ पे हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना देखा होगा। इस तरह के इश्यूज हमने बहुत शुरू में डिस्कस किए थे कि अगर ये कोई सर्कल नहीं है, ये कोई x ऑफ t y ऑफ t की फॉर्म में नहीं गिवन, तो मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगी? y डिपेंड्स ऑन x, दिस इम्प्लाइज x इज़ आवर पैरामीटर, ठीक है। बट सिंस वी आर कन्वर्टिंग ऑल द पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ t, तो हम अपनी उस आसानी के लिए x को t से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और नाउ y बिकम्स t²। हम इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं कि हम इस पूरे इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर दें, लेकिन चूँकि हम एक रिदम में मूव कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन को भी उसी रिदम में कन्वर्ट कर लें। तो हमने क्या कहा? y = x², मीन y डिपेंड्स ऑन x, लिहाजा x हमारा t हो गया, y t² हो गया। अब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? इन दोनों पॉइंट्स में x जो है वो 0 to 1 वेरी कर रहा है। क्योंकि मैंने x को एक नया नाम t का दिया था, लिहाजा अब t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 to 1। तो ये हम लोगों ने अपनी फर्स्ट कर्व को पैरामीटराइज कर लिया। ओके, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। dx/dt चाहिए, वो क्या आ जाएगा? 1। dy/dt चाहिए, दैट इज़ 2t। फिर ds चाहिए, ds कैसे आता है? इसका स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, दैट इज़ 1 + 4t² रेडिकल dt। ये भी ds की टर्म भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट अपने इंटीग्रल में सारा स्टफ रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रल क्या था? C1 2x ds इज इक्वल टू कांस्टेंट है, x हमारे पास क्या है? t, x को x की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए t, एंड ds हमारे पास क्या था? 1 + 4t² इंटू dt, एंड t वेरीज फ्रॉम 0 to 1। सिंपल सा इंटीग्रल हमारे पास बन गया है। ये कंपोजिट फंक्शन है, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास है, इसको हमारे पास 8t होना चाहिए। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा?
2/8 और ये मुझे मिलेगा 1 + 4 t², 3/2 0 to 1। लिमिट रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5 रेडिकल 5 -1 / 6। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। हमने कर्व 1 के लिए अपनी कैलकुलेशंस कर ली हैं। अब आप कर्व 2 पे आ जाएं। हम C2 की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे यहाँ से हम इस C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब C2 क्या है? C2 एक्चुअली एक वर्टिकल लाइन है दैट वेरीज फ्रॉम, मतलब x में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो 1 1 to 1 2 जा रही है। तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इस पूरी वर्टिकल लाइन पे देयर इज़ नो चेंज वी कैन ऑब्जर्व इन x। सो दिस इम्प्लाइज x इज़ कॉन्स्टेंट। x क्या है? 1। x किसी t पे डिपेंड नहीं कर रहा। बट y वेरीज फ्रॉम 1 to 2। y इस लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? नाउ y डिपेंड्स ऑन सर पैरामीटर t वेयर t इज़ फ्रॉम 1 to 2। मैंने y को t का नाम दे दिया और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 to 2 वेरी कर रहा है। लिहाजा मैंने कहा कि t जो है वो भी 1 to 2 वेरी करेगा हमारे पास। क्लियर? अब हम इस चीज़ को ये हमारी इक्वेशन हमारी कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। अब हमें क्या चाहिए? dx/dt दैट इज़ 0, dy/dt दैट इज़ 1। तो ऑफकोर्स हमारे पास हमारा ds क्या आ जाएगा? इज़ इक्वल टू सिंपल dt। अब अपने इंटेग्रल को एवेल्यूएट करते हैं ओवर कर्व 2। C2 2x ds is equal to integral t is from 1 to 2 2x हमारे पास 1 था, ds हमारे पास dt था। सिंपल सा इंटेग्रल है। इवेल्यूएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2t फ्रॉम 1 to 2। लिमिट रिप्लेस करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 3। लिमिट रिप्लेस करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 3। तो फाइनली क्या करें? हमने सिंस C1 के लॉन्ग भी इसको फाइंड आउट कर लिया है, C2 के लॉन्ग भी फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2x ds इज़ इक्वल टू 5 रेडिकल 5 -1 / 6 + 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, इस तरह के 2-3 क्लास वर्क्स भी मेंशन हैं। मैं एक नोट मेंशन करना भूल गई हूँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नोट ये है कि जो हमारा लाइन इंटेग्रल है ये कर्व की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। मैं कर्व की पॉजिटिव डायरेक्शन लूँ या नेगेटिव डायरेक्शन लूँ, मतलब जैसे भी मैंने जो भी हम लास्ट एग्जांपल डिस्कस किए, मैंने वहाँ पे ये डायरेक्शन ली है। आप ये डायरेक्शन भी ले सकते हो, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। लाइन इंटेग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द कर्व और ना ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होता है, बिकॉज डिफरेंट पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं हमारे पास इक्वेशंस की, डिफरेंट के लिए आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। 2 क्लास वर्क्स गिवन है आप लोगों की PDF नोट्स में। एक एग्जाम्पल गिवन है जो आपका क्लास वर्क, जो आप लोगों का होमवर्क है, लेकिन थोड़ी सी हेल्प मैं कर देती हूँ क्योंकि एक नया आइडिया है। तो मैं चाह रही हूँ जितना मैं डिस्कस कर सकूँ। अभी हमारे पास हमारी स्पेस भी है इस वाले लेक्चर की वीडियो में, तो हम थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठा के कर लेते हैं। 4x³ ds और जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है। एक स्ट्रेट लाइन है और उसने मेंशन कर दिया है दिस पॉइंट इज़ -2 -1 एंड ये -1 है। इसके बाद इस तरह से कर्व सी आ रही है
और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये कर्व है वो एक्चुअली y इज़ इक्वल टू x³ -1 के साथ रिप्रेजेंट की जा रही है, और उसके बाद वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है दैट इज़ फ्रॉम 1 0 to 1 2। अब ये आपके पास एक कर्व नहीं है, दिस इज़ द यूनियन ऑफ 3 डिफरेंट कर्व्स, C1 C2 C3। सो दिस इज़ C1, दिस वन इज़ C2 एंड इसको आप लेबल कर लें C3। तो अब वही बात होगी कि आपका जो C1 है वो इन 3 कर्व्स के में डिवाइड हो गया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हर कर्व के लिए अपना इंटेग्रल एवेल्यूएट करना है। मैं आप लोगों को सिर्फ कर्व्स की हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास C1 C2 C3 क्या आएगा। अब आपके पास C1 एक हॉरिजेंटल लाइन आ रही है, अगर मैं इस पॉइंट को लेबल करूँ तो -1 0, बिकॉज अलॉन्ग y एक्सिस हमारे पास x0 होता है, ठीक है। तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो -2 -1 2 -1 0 मूव कर रहा है हमारे पास। अब सॉरी x0 है, x0 है आपके पास। मैं दोबारा कर लेती हूँ इसको, -2 -1 2 0 -1। अब y में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है y इज़ इक्वल टू -1 कांस्टेंट। हाँ, x जो है वो -2 to 0 वेरी कर रहा है, इसका मतलब है कि x को मैं t से रिप्रेजेंट करती हूँ, क्लियर, वेयर t इज़ फ्रॉम -2 to -1। उसके बाद अगर मैं सेकंड कर्व लूँ तो सेकंड कर्व में इसने मुझे बहुत अच्छा रिलेशन दे दिया हुआ है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है y इज़ इक्वल टू x³ -1, मतलब y डिपेंड करता है x पे। तो आप सिंपली क्या करोगे, x इज़ इक्वल टू t एंड y इज़ इक्वल टू t³ -1। एंड t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, बिकॉज y x हमने x को t का नाम दिया है, तो t इस हमारे पास इस सारे प्रोसेस में 0 to 1 वेरी कर रहा है, तो हमारे पास t क्या हो जाएगा 0 to 1। एंड लास्ट वन अगेन हमारे पास वही वर्टिकल, हमारे पास वर्टिकल लाइन है, तो आपके पास x में कोई चेंज नहीं, x1 आ गया, y चेंज हुआ तो y को अपने t का नाम दे दिया, एंड t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, t इज़ फ्रॉम 0 to 2। बच्चों अगर इस तरह के दो रैंडम पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनाओगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी वो वाली। अगर इस तरह की वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसके लिए आपको कोई फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली देखो, अगर वर्टिकल लाइन है तो ऑफकोर्स x कांस्टेंट आ जाएगा, y t आ जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ऑब्वियसली y कांस्टेंट आ जाएगा और आपका x जो है वो वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला आइडिया जो है इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं 4D में भी, कि अगर आपके पास लाइन इंटेग्रल इन स्पेस, अगर आपसे कहा जाए कि f ऑफ x y z ds को इवेल्यूएट करें, तो उसका भी सेम यही फार्मूला है कि आप x y और z को t की फॉर्म में रिप्लेस करो। मैं इसको मैं लिखूँ तो यहाँ पे t इज़ फ्रॉम a टू b, f ऑफ x ऑफ t y ऑफ t z ऑफ t, and where ds is radical of x prime of t square, y prime of t square, z prime of t square into dt। तो सिंपल सा आपके पास मतलब वही चीज़ है, जस्ट आपके पास थर्ड टर्म जो है वो ऐड होती जा रही है। ऐसी एग्जांपल मैंने सॉल्व की हुई है बुक में, अपने नोट्स में, आप इसको काइंडली ज़रूर देखिएगा। और हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड पे जाके। इफ़ फंक्शन इज़ इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि आपके पास लाइन इंटीग्रल ये बन जाता है। तो ये सिंपली आपको आपकी उस कर्व की लेंथ देता है, गिव्स यू लेंथ
ऑफ कर्व। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर फंक्शन आपके पास फंक्शन की वैल्यू अपनी पूरी डोमेन पे 1 है, देन द लाइन इंटीग्रल ओवर सम कर्व गिव्स यू द लेंथ ऑफ दैट कर्व। होपफुली आपको आइडिया क्लियर होगा। इस पर वर्किंग कीजिएगा, जहाँ कंफ्यूजन हुई हम लोग ज़ूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सी यू सून इंशाल्लाह।